सेशन का नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्कप्लेस। सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लग रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो ये किस बारे में है, कुछ लोगों को शायद ना पता हो। तो हम इसे थोड़ा तोड़ते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और धीरे धीरे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल चीज से। व्हाट आई एम ऑल्सो सेइंग इज उस लोकेशन के अलावा भी अगर ए आपका लोकेशन है जहां ऑफिस है आपका और आपको ऑफिस ने बोला है आप बी पे जाइए, तो बी जगह भी आपकी वर्क प्लेस मानी जाएगी। और ना सिर्फ दैट, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट ऑफिस के काम से जा रहे हैं तो वो ट्रैवल भी आपका वर्क प्लेस में माना जाता है। तो इस ए से बी पॉइंट के बीच में आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपके एम्प्लॉयर के ऊपर है, क्योंकि ये आपका वर्क प्लेस माना जाएगा। इसके अलावा वर्क प्लेस और क्या हो सकता है? तो कई बार ऐसा होता है कि आपको काम के सिलसिले में क्लाइंट के ऑफिस जाना होता है। तो अगर आप अपने काम से क्लाइंट के ऑफिस जा रहे हैं तो वो ऑफिस भी वर्क प्लेस के अंदर आएगा। अगर आप अपने काम से किसी कंपनी के गेस्ट हाउस में रुके हैं, अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में रुके हैं, तो गेस्ट हाउस भी वर्क प्लेस बन जाएगी। अगर आप होटल में रह रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपको बोला है आप राजस्थान जाइए काम से, ये पर्सनल हॉलीडे नहीं, काम की बात कर रहे हैं हम। तो अगर आपको राजस्थान जाना है और राजस्थान में आपका स्टे होटल वगैरह आपके ऑफिस ने अरेंज कराया है, तो दैट प्लेस ऑल्सो बिकम्स योर वर्क प्लेस। तो अभी तक आई होप क्लियर हो कि वर्क प्लेस हमारी क्या होती है। ना सिर्फ हमारा ऑफिस, हमारे ऑफिस से हम काम से कहीं जा रहे हैं तो वो भी, ट्रैवल भी, क्लाइंट का ऑफिस भी, गेस्ट हाउस, होटल, कोई भी ऑफिशियल जगह वर्क प्लेस में आती है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और यहाँ पे, मान लीजिए आपका ऑफिस का हेड ऑफिस है से द्वारका में, लेकिन आप काम करते हैं मोरी गेट वाले ऑफिस में। उसी ऑफिस का एक छोटा सा पार्ट है मोरी गेट में भी, तो वो भी वर्क प्लेस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ द्वारका वाला ही आपका ऑफिस है, ये भी आपका वर्क प्लेस है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर अभी तक कि वर्क प्लेस का दायरा हमारा क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना हमारे लिए। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे अधिकार सिर्फ जहां हम बैठ के रोज काम करते हैं वहीं पे नहीं है। हमारा काम से सिलसिले में हम जहां जहां जा रहे हैं, वो सुरक्षा चक्र हमारा, वो पूरा वर्क प्लेस का कहाँ कहाँ आता है। लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि वर्क प्लेस हमें समझ में आया। अब सेक्सुअल हैरासमेंट क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल हैरासमेंट वर्क प्लेस पे जो होता है वो क्या है। तो हैरासमेंट से कोई क्या समझता है, सेक्सुअल हैरासमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? एनी हार्म टू बॉडी एंड माइंड, जब आपको कोई सेक्सुअली आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, अगर अनवांटेड आपको छू रहा है, तो वो सेक्सुअल हैरासमेंट में आएगा। कोई आपको, आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये शब्द हम सुनते हैं ना, फ्लर्ट, मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती करने की, आपके साथ गहन होने, मित्रता करने की कोई कोशिश करता है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है और आप उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो वो फ्लर्टिंग होती है। वो भी सेक्सुअल हैरासमेंट के अंदर आता है, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है। अगर आप ओके हैं उससे, सो दैट इज नॉट सेक्सुअल हैरासमेंट। इट इज अ लॉट टू डू विद वो आपको कैसा फील करा रहा है। सेक्सुअल फेवर मांगना, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है सेक्सुअल हैरासमेंट में। फेवर मांगना क्या होता है, जिसमें लोग चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ काम करेंगे अगर आप उनके लिए कुछ सेक्सुअल फेवर देंगे। तो कोई छू रहा है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये क्लियर एग्जाम्पल है सेक्सुअल हैरासमेंट का। और भी चीजें हैं, जैसे कि कोई आपको अनवांटेड जेस्चर या इशारे कर रहा है या जोक सुना रहा है, ये भी सेक्सुअल हैरासमेंट में आएगा। हम में से कई लोग होंगे जिनको कई बार ऐसे जोक आते हैं व्हाट्सएप पे, फोन पे हमारे, है ना, फोटोज कुछ लोग भेजते हैं जो अश्लील भी हो सकती हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकती हैं, जो
बॉडी पार्ट्स के बारे में हो या फिर कुछ डिस्क्रिप्टिव हो जो पढ़ के या देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऑल दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट। कोई आपसे ऐसा जोक करने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, एंड देन मेक्स यू अनकंफर्टेबल, इज सेक्सुअल हरासमेंट। अनवांटेड कोई कैट कॉलिंग भी करता है। कैट कॉलिंग ये शब्द पिछली बार हमने राजस्थान की टीम के साथ डिस्कस किया था, और लोगों को थोड़ा सवाल थे उस बारे में कि कैट कॉलिंग क्या हुई। कोई आपको देख के सीटी बजा रहा है या फिर कुछ ऐसे इशारे कर रहा है जो अनकंफर्टेबल है, ये सब कैट कॉलिंग में आएगा। आपको कोई ऐसे चित्र दिखा रहा है जिसे हम पॉर्न कहते हैं, पोर्नोग्राफी, जो भद्दे हैं या अश्लील हैं या आपके लिए गंदे हैं, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब मिलके सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएंगी। अनवांटेड टच, सेक्सुअल फेवर, कैट कॉलिंग, जोक, जेस्चर, फ्लर्टिंग, अनवांटेड फ्लर्टिंग, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। हम ये जो इतना डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने इतना जो टाइम लगाया आपको बताने में कि वर्क प्लेस क्या है और सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, इसका कारण है कि इंडिया में वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में चर्चा बहुत बाद में शुरू हुई है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्यों और कब ये सब शुरू हुआ। तो 1997 का ये केस है जब एक महिला थी जिनका नाम था भंवरी देवी, और वो राजस्थान में काम करती थी। एक सरकारी नौकरी में वो काम करती थी। उनका काम होता था कि वो गांव-गांव जाके लोगों को अवेयरनेस दे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों की शादियाँ होती थी, चाइल्ड मैरिज जिसे कहते हैं, उसको रोकने के लिए वो काम करती थी। इस सिलसिले में वो एक बार एक गांव में गई और वहाँ पे उन्होंने यही चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से उस कम्युनिटी में, उस समुदाय में लोग भड़क गए और उनका रेप किया गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी, जिसके बाद उन्होंने बहुत कोर्ट के चक्कर लगाए, बहुत पुलिस कचहरी का चक्कर हुआ, बट उनको न्याय नहीं मिला, क्योंकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी जहां वो काम करती थी वहां से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। ये 1997 की घटना है। इस बात के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है विशाखा, VISHAKA, विशाखा, जो कि महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये बात उठाई और वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पे उन्होंने अर्जी दी कि महिलाएं जब कार्यस्थल में काम करती हैं तो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करना उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है, और इसके लिए कोई लॉ, कुछ रूल बनाने चाहिए जो बहुत ही सख्त हो, ताकि महिलाओं को सेफ फील हो। इस बात को लेकर एक एक्ट बना जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। 2013 में, 2013 में ये एक्ट रिवाइज हुआ, जिसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी गई। तो विशाखा गाइडलाइंस एक्चुअली जो है वो यही सेट ऑफ रूल्स हैं कि अगर किसी महिला के साथ उसके कार्यस्थल में उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उस महिला के पास क्या अधिकार है और वो किस तरह से न्याय के लिए अर्जी दे सकती है, उसका क्या प्रोसेस बनेगा। तो इस बात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा लोग हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक कमेटी का गठन होना चाहिए, जिस कमेटी को हम बोलते हैं ICC, यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी मतलब एक ऐसी कमेटी जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली कोई भी ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट की घटना को हैंडल करती है और उन कंप्लेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी आपका काम है, अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप चेक कीजिए, अगर आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा लोग हैं तो क्या आपकी कंपनी में ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी है या नहीं बनी है। और अगर नहीं है तो बाय लॉ
50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कमिटी नहीं है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी होती है जिसे हम बोलते हैं लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, जिसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करते हैं जिसे। तो इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि कमेटी क्या है, इसमें कौन होता है, उनका क्या काम होता है। आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में सबसे पहले एक महिला जो सीनियर लेवल पे होंगी वो इसका पार्ट होंगी। यूजुअली जैसे एचआर होते हैं कंपनी में तो वो अक्सर इसका पार्ट होते हैं, बट उनके अलावा कोई और भी हो सकता है जो सीनियर लेवल पे कोई फीमेल एम्प्लॉय, कोई विमेन एम्प्लॉय उस कमेटी में होंगी। दूसरा, कम से कम 2 लोग उस कंपनी के उस कमेटी में होने चाहिए। कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति आउटसाइडर यानी एक्सटर्नल होगा जो कि किसी एनजीओ का मेंबर होगा, किसी महिलाओं के अधिकारों पे काम करने वाले एनजीओ का मेंबर होगा। ये इसलिए भी हमने बनाया है ताकि हमने नहीं बनाया, ये सरकार ने ये रूल इसलिए भी बनाया है ताकि जो ये एक्सटर्नल मेंबर है वो कमिटी को भी हेल्प कर सके, गाइड कर सके कि क्या रूल्स हैं, महिलाओं के लिए अधिकारों में क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या चीजें जरूरी हैं। इस कमेटी का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा यह है कि कम से कम 50% लोग इस कमेटी की महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये रूल महिलाओं पे अप्लाई करता है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है। अभी तक इसमें पुरुषों को नहीं इंक्लूड किया गया है, तो जरूरी है कि 50% लोग इस कमेटी के महिलाएं हों। इस कमेटी का काम क्या है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर जहां आप काम करते हैं वहां पे आपके साथ यदि ऐसा होता है कि किसी ने आपको सेक्सुअली हरास किया, आपको अनकंफर्टेबल लगा और आप अफेक्ट हुए उस चीज से, आप उस कमेटी को जाके कंप्लेन दे सकते हैं। विद इन 1 वीक वो कमेटी आपको एक कॉपी आपकी कंप्लेन की लिख के देगी कि हमारे पास ये कंप्लेन आ गई है। अब उस कमेटी के पास 3 महीने यानी कि 90 डेज हैं फैसला सुनाने के लिए। फैसला वो कैसे सुनाएंगे? वो कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिनके खिलाफ कंप्लेन हुई है उनसे बात करेगी, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेगी। बाकी लोग अगर कोई हैं वहां पे तो उनसे कोशिश करेगी जानने की कि क्या हुआ, क्या आपने देखा, अगर इस बारे में आपको कोई जानकारी है। 3 महीने में ये कमेटी डिसाइड करेगी कि ये जो कंप्लेन हुई है क्या ये वैलिड है, और यदि ये वैलिड है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ। तो ये शब्द जो जस्टिस है, ये फैसला अलग अलग तरीके से हो सकता है। कमिटी डिसाइड कर सकती है डिपेंडिंग ऑन उन व्यक्ति के खिलाफ क्या कंप्लेन है। उनको बोल सकती है कि आप लिखित में माफी मांगिए, रिटन अपॉलॉजी जिसे कहते हैं, तो उनको लिख के माफी मांगनी पड़ेगी कि ऐसा हमने किया है। अगर कोई पाया जाता है दोषी तो ये कमेटी किस तरह के फैसले ले सकती है? एक था रिटन अपॉलॉजी, दूसरा था कमेटी वार्निंग दे सकती है उन व्यक्ति को, उनके परमानेंट रिकॉर्ड में ये जा सकता है कि इनके खिलाफ इस तरह की कंप्लेन हुई है और इनको दोषी पाया गया है। तो उस व्यक्ति का करियर, उनका जॉब आने वाले, अगर वो जॉब छोड़ भी दें, आगे भी अफेक्ट हो सकता है। तो कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर मेरी कंप्लेन हो गई और मुझे दोषी पाया गया तो मेरे करियर में हमेशा के लिए वो धब्बा लग जाएगा। फिर टर्मिनेशन यानी कि नौकरी से निकाला जा सकता है। ये एक बड़ा कदम है जब कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा केस हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ हो, और कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे टच करने वाले सेक्सुअल हरासमेंट को ही मानेंगे, कि कुछ भी हो सकता है, आपको मेंटली भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये कमेटी उन व्यक्ति को नौकरी से निकाल भी सकती है।
निकाल भी सकती है, मतलब रिकमेंडेशन देगी कि इन्हें नौकरी से निकाला जाए। काउंसलिंग और है जो अक्सर होता है कि वो व्यक्ति को यही मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है और वो नहीं कोप कर पा रहे हैं अपने इन कामों को, तो उनकी काउंसलिंग हो, यानी उनको साइकोलॉजिकली कुछ सिखाया जाए। एम्प्लॉयर का काम, हाँ, हमारे पास ये आईसीसी है जिसके बिना पे एम्प्लॉयर सेफ्टी इंश्योर करेगा, बट और भी क्या चीज़ें हैं जो आपके एम्प्लॉयर को करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने का एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। आपको एम्प्लॉयर को ध्यान रखना है कि जहां आप काम कर रहे हैं वो जगह में आप एज अ महिला, एज अ लड़की, आप वहां पे कंफर्टेबल हैं या नहीं। अगर आपके ऑफिस में से डिम लाइटिंग है, या बाथरूम्स में लाइट नहीं है, या फिर लड़के लड़कियों के बाथरूम एकदम अगल बगल में है, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ये सब चीजें एक सेफ एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अगर आपको ये सेफ नहीं लग रहा है तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को और उन्हें बता सकते हैं कि ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई लड़की किसी लड़की का यौन उत्पीड़न करती है तो उनके लिए भी बिल्कुल कड़े फैसले हैं, और जो रूल्स कोई पुरुष अगर महिला का उत्पीड़न करे उन पे अप्लाई करते हैं, वही रूल्स किसी महिला पे भी अप्लाई करते हैं इक्वली। यहाँ पे मैं फिर से फोकस देना चाहूंगी कि ये सेशन सिर्फ आपके वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पे लिमिटेड है। ये आपके आईटीआई का हिस्सा नहीं है, ये आपके घर का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ वर्क प्लेस, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, सिर्फ वर्क प्लेस की ही बात हो रही है। आपके आईटीआई में भी एक ऐसी कमेटी होगी, आपके पॉलिटेक्निक्स में भी ऐसी कमेटी होगी। आपको पता लगाना है, ये सबका होमवर्क है कि क्या आपके आईटीआई में, आपके वर्क प्लेस में ये ऐसी कमेटी है और कौन लोग उसका हिस्सा हैं। आपके टीचर भी उसका हिस्सा हो सकते हैं कमेटी का। तो इंश्योरिंग सेफ्टी मतलब सेफ आपको एनवायरनमेंट लगना चाहिए। हर एम्प्लॉयर को जरूरी है कि एक ऐसे पोस्टर्स लगवाए अपने ऑफिस के अंदर जहां पे इस एक्ट के बारे में बात हो रही हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप एज अ महिला ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो अभी इस सेशन के बाद आप सबको काफी जानकारी मिल गई है कि क्या करना है। लेकिन कई बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, पता भी नहीं होता। उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? एक, आप उनको जानकारी दे सकते हैं, आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो भी आपने सीखा कि ये एक्ट क्या है, उनके पास क्या अधिकार हैं, कैसे कमेटी को अप्रोच करें। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है, या फिर मुझसे सवाल पूछे जाएंगे या मुझे जज किया जाएगा, तो आप उनकी परमिशन लेके, याद रखें परमिशन लेके, उनकी तरफ से ये कंप्लेन आप भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं जाके कंप्लेन करे अगर वो नहीं अच्छा फील कर रहे हैं पर चाहते हैं कि इस बारे में एक्शन लिया जाए, तो आप उनकी परमिशन से आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। 3 महीने, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें इतना धक्का दे देते हैं कि हम इमीडिएटली कुछ बोल नहीं पाते उसके बारे में। हमें मेंटली उस बारे में इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है कि हम उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और ये गलत था और मुझे इस बारे में बुरा फील हो रहा है और मुझे कंप्लेन करनी चाहिए। तो आप कम से कम 3 महीने तक भी कंप्लेन कर सकते हैं इस बारे में। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपके साथ कुछ हुआ आप जाके कंप्लेन कर दीजिए, और अगर आपने नहीं किया तो लोग बोलेंगे कि उस समय क्यों नहीं आए, क्योंकि ऐसा कई बार होता भी है। तो यही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 3 महीने तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ सीवियर केसेस में 3 महीने के बाद भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। एक चीज और कि आप ये जो कंप्लेन कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मतलब ये आपके और जिनको आपने कंप्लेन की है उस कमिटी के बीच में एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और सीक्रेट चीज है। वो आपकी इस कंप्लेन को बाहर किसी के भी साथ डिस्कस नहीं कर सकते बाय लॉ। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। तो आप इस बात में सुनिश्चित रहिए कि अगर आपने बताया किसी को तो वो सब में फैला देंगे, वो नहीं फैला सकते बाय लॉ।
दूसरा, जो भी लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको भी ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको एज अ विटनेस भी बुलाया है तो भी आप बाहर किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते कि आपने क्या बताया है, आपने क्या सबूत दिए हैं। ये सब एक गुप्त प्रोसेस होता है सो दैट सबकी सेफ्टी बनी रहे इस पूरे प्रोसेस के दौरान। बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि इस लॉ को, इस एक्ट को गलत इस्तेमाल ना किया जाए, इसका मिसयूज ना हो। मतलब किसी के खिलाफ गलत या झूठी कंप्लेन आप ना लिखाएं, क्योंकि फिर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी हो सकता है अगर आपने इस मामले में एक झूठी कंप्लेन किसी के खिलाफ लिखवाई, क्योंकि आप किसी के करियर को अफेक्ट कर सकते हैं, किसी के पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा डिसीजन लेने से पहले ध्यान रखें, सोचें अच्छे से, क्या ये जो हुआ आपको अनकंफर्टेबल जो फील हुआ वो क्या सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। अगर आता है तो आप विलिंगली जा रहे हैं उनकी कंप्लेन लिखवाने, या फिर आपको किसी ने बोला है कि नहीं नहीं तुम जाओ। आपको अगर किसी ने बोला है तो आप उस बारे में सोचें, समझें, अपने दिमाग से, अपने विवेक से सवाल उठाएं कि ये कंप्लेन लिखवाना ज़रूरी है, क्योंकि आप ना सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में कंसर्न है, आप बाकी जो भी महिलाएं काम करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको भी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। अगर आप कमेटी के फैसले से संतुष्ट ना हो तो आप इस कंप्लेन को लेके लोकल कंप्लेन कमेटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप उनके फैसले से भी संतुष्ट ना हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में इन दोनों कमिटीज के पास अगर आप जा चुके हैं पहले, तो इन दोनों की जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी कोर्ट में सबमिट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस कमेटी का डिसीजन लास्ट है और अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया तो आपको कभी न्याय मिल ही नहीं सकता। मेंटल भी हो सकता है हरासमेंट, ओवर स्ट्रेस, ओवरलोड आपको कई बार करते हैं लोग, वो भी हो सकता है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अगर आप इस कमेटी के पास जा रहे हैं तो ये कमेटी सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट के ही मामले को देखती है। अगर आप स्ट्रेस रिलेटेड हरासमेंट के बारे में कंप्लेन लिखा रहे हैं तो आप अपने सीनियर या फिर सीनियर के भी सीनियर को पास जाके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि एक एम्प्लॉयर, मतलब इस लॉ के अंदर कौन कौन आएगा। आप मैं बोले जा रही हूँ आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, पर आप कौन है यहाँ पे? आप एक व्यक्ति हैं जो एक एम्प्लॉई हैं, जो कहीं काम करते हैं या काम करने जाने वाले हैं। पर वो कौन लोग हैं जिनको इस एक्ट का, इस लॉ का फायदा मिलेगा? अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, अगर आप टेम्पररी जॉब कर रहे हैं, अगर आप ट्रेनी या इंटर्न पे हैं, तो भी आपको इस लॉ का फायदा मिलेगा। मतलब अगर आप इंटर्नशिप पे जाते हैं ना, कई लोग आप अपने कोर्सेज के रिलेटेड, तो अगर आप उसमें भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है आपकी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के दौरान, तो भी आपको ये लॉ फायदा देगा और आप वहां पे आईसीसी के पास जाके कंप्लेन लिखा सकते हैं और आपको भी एज ए एम्प्लॉई जस्टिस मिलेगा। अच्छा, मेरे कंप्लेन के साथ आपके जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनबायस्ड डिसीजन होगा जो ये कमेटी लेगी। पर्सनली मैंने देखे हैं ऐसे केसेस जहां पे लोगों ने कंप्लेन करी है और उनको न्याय मिला है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत ही सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाता है, ऐसे मजाक में नहीं लिया जाता या हल्के में नहीं लिया जाता। अगर आपने कंप्लेन लिखाई है तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है उसके खिलाफ।